सभी को नमस्ते। बच्चों, पिछली क्लास में हमने जहाँ छोड़ा था अपनी बात को, वो था फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रेट्स, यानी कि ऐसे शील गुण कहलाते हैं जो पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं या होने ही चाहिए। शील गुण जो है वो व्यक्तित्व के बीज के समान होते हैं और सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक इनको डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं, कि प्रतिमान, व्यक्तित्व के प्रतिमान के रूप में भी इनको जानते हैं। शील गुण वो व्यवहार शैली है जो एक रूप और सतत होती है। ये अधिकांशतः इसमें परिवर्तन आसानी से होते नहीं है। एक बार जैसे शील गुण व्यक्ति में या ट्रेड्स व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं, वो जीवन भर उसके साथ चलते हैं। हालांकि बालकों में जो ये शील गुण हैं ये परिवर्तनशील होते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो इन शील गुणों को सही दिशा में बढ़ाया जा सकता है। वयस्कों के जो शील गुण होते हैं वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्थिर होते हैं। बड़ों में आदतें फिर आसानी से बदलती नहीं हैं। शील गुण जो है ये व्यक्तित्व के लक्षण यानी कि मुख्य अंग माने गए हैं। इनमें कौन कौन से शील गुण होते हैं? मेनली सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट माना गया है ईमानदारी, ऑनेस्टी। ईमानदारी जो है वो व्यक्तित्व का श्रेष्ठ परिचायक माना गया है। श्रेष्ठ व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक बात में ईमानदारी रखते हैं, हर चीज़ में ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ मस्ट। अगर कोई गलत काम हुआ है तो भी अपने पेरेंट्स को या जिसके भी प्रति गलत हुआ है तो बता देना हमेशा उचित रहता है। ईमानदारी हमेशा साथ होनी चाहिए। जो लोग ईमानदार होते हैं वो न्यायप्रिय भी होते हैं, यानी कि वो लॉ अबाइडिंग होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। उनको कभी भी अन्याय फिर पसंद नहीं आता, क्योंकि जब वो खुद हमेशा सही काम करते हैं, सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, ईमानदारी रखते हैं, तो फिर उनको कभी भी अन्याय भी पसंद नहीं आता है। ईमानदारी न्यायप्रियता का घनिष्ठ संबंध है। ईमानदार व्यक्ति कभी भी दूसरों के जो अधिकार होते हैं उनको छीनने की कोशिश नहीं करता है। वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं किसी दूसरे की चीज़ छीन करके ले लूँ, क्योंकि उसको पता है कि जो किसी और का है वो उसका हक है। अगर उसको चाहिए वो उससे मांग करके ले सकता है, उससे मदद ले सकता है, या अपने बलबूते पर उस चीज़ को पाने का प्रयास करेगा, लेकिन अन्यथा तरीके से किसी दूसरे के हक को छीनने का या हक को मारने का प्रयास नहीं करता है। और कठिन परिस्थितियों में भी ऐसा इंसान कभी भी बेईमानी नहीं करता, वो हमेशा ईमानदारी के साथ ही अपने काम को अंजाम देता है। चोरी और झूठ इत्यादि ये सभी ईमानदारी के विपरीत चलते हैं। इसीलिए अगर ईमानदार व्यक्ति है तो फिर वो कभी चोरी भी नहीं करेगा, वो झूठ भी नहीं बोलेगा। इसीलिए ईमानदारी को व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेट माना गया है। फिर बात आती है उदासी और प्रफुल्लता। या तो कोई व्यक्ति उदास रहता है या कोई व्यक्ति खुश रहता है। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, या तो हम उदास होते हैं या हम खुश होते हैं। जो उदासी है, जो व्यक्ति ज़्यादा उदास रहता है वो हमेशा चिंतामग्न, दुखी और खिन्न दिखाई देता है। जबकि और ऐसा जो दुखी व्यक्ति होता है ये हमेशा अपनी असफलताओं को ज़्यादा याद करता रहता है। अरे मुझे तो ये भी नहीं हुआ, अरे मुझे तो ये भी नहीं हुआ। वो उन्हीं बातों को याद कर करके और दुखी होता रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, यानी कि खुश रहते हैं, वो दुखों की परवाह नहीं करते और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और कठिन परिस्थिति में भी ऐसे व्यक्ति ज़्यादा आशावान होते हैं, ज़्यादा होपफुल होते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि कोई बात नहीं, अगर वक्त आज बुरा चल रहा है या कठिन चल रहा है तो ये भी निकल जाएगा। कहते हैं ना कि दिन और रात एक के बाद एक बदल करके आते ही हैं। अगर दिन है तो फिर रात आनी ही है, और रात है तो वापस दिन भी आएगा ही। जो सूरज आज डूब रहा है वो कल सुबह फिर से निकलेगा। आज अस्त हो रहा है, कल वापस से निकलेगा। अगर ये सोच रखते हैं, इस आशा के साथ में अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है और कठिन से कठिन परिस्थिति में का भी डट करके मुकाबला कर पाता है। इसीलिए इसको भी व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है। और फिर बात आती है संवेगात्मक स्थिरता।
इमोशनल स्टेबिलिटी की। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इमोशंस चेंज नहीं होने चाहिए। संवेगात्मक स्थिरता से हम तात्पर्य ये भी निकाल सकते हैं संवेगात्मक परिपक्वता का, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी कहें या मैच्योरिटी कहें, लगभग एक ही तरह की बात है। इससे व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों के कारण शीघ्र ही संवेगों का शिकार नहीं होता। अगर इमोशनली स्टेबल है तो आसानी से उसको कोई भी जल्दी से उसके इमोशंस को छेड़ नहीं सकता है या बदल नहीं सकता है या चेंज नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा स्टेबल होकर के, ज़्यादा स्थिर दिमाग से कोई भी निर्णय लेते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति छोटी छोटी बातों से ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और कठिन परिस्थितियों की आशंका से मात्र से ही घबरा जाता है, जबकि जो व्यक्ति स्थिरता रखता है इमोशनली, वो ज़्यादा धैर्यपूर्वक काम करता है। और फिर बात आती है प्रसक्ति यानी कि परसिस्टेंस की। प्रसक्ति यानी कि लगन, इसको लगन भी कहा जाता है। एक कंसिस्टेंसी बनी हुई होनी चाहिए। लगन का शील गुण रखने वाला व्यक्ति ज़्यादातर सफलता प्राप्त करता है। यानी कि ये नहीं कि एक दिन पढ़ लिया और हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा 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 रोज़ पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हम सुबह से शाम तक बैठ कर के और सारी किताब एक साथ पढ़ लेंगे तो कुछ भी चीज़ याद नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज़ की, चाहे वो हमारा दिमाग ही क्यों नहीं हो, हर एक की अपनी एक लिमिट होती है क्षमता की, है ना। तो उसकी बजाय अगर रोज़ थोड़ा 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 अगर 2 घंटे 4 घंटे रोज़ पढ़ते रहेंगे तो परीक्षा आने तक वो सारी चीज़ें हमें परमानेंट या अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाती है, याद हो जाती है, और परीक्षा के समय में हम आसानी से उन चीज़ों को, अपने दिमाग को ज़रा सा स्थिर करके सोचते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें याद आती हैं और हम परीक्षा में आसानी से उसको लिख पाते हैं। जबकि अगर कंसिस्टेंसी नहीं है कि पूरे साल तो हमने पढ़ा नहीं और आखिरी में एग्ज़ाम का दिन है, अब कल एग्ज़ाम है, आज बैठे हुए हैं, सुबह से शाम दिन रात हो गई लगातार नॉन स्टॉप, तो ऐसे में दिमाग बुरी तरह से थक जाता है। और जब परीक्षा देने के लिए हम जा कर के वहाँ परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो उस समय हमारे दिमाग को कुछ भी याद नहीं आता, कारण वो बेचारा इतना थक चुका है, हमने उसको कंटिन्यूस नॉन स्टॉप 24 घंटे तक काम में लेकर के इतनी बुरी तरह से थका दिया कि अब जब वाकई में उसकी ज़रूरत थी तो फिर वो हमारा साथ छोड़ देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि परसिस्टेंस बिहेवियर हमेशा होना चाहिए। कोई भी कार्य करे उसको लगातार पूर्ण करके और पूर्णता तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं 11th आवर पे जो काम करने की आदत होती है वो आदत कभी भी उचित नहीं मानी गई है। और फिर बात आती है आत्मरोपण या विनयन की। एसेंडेंस और सबमिशन, इन शील गुणों का विकास पारिवारिक परिस्थितियों और बाल्यकाल के परीक्षण पर निर्भर करता है। आत्मरोपण के लक्षण में स्वतंत्र भाव, आत्मविश्वास, स्वावलंबन इत्यादि ये सब आते हैं और ये सब हमारी पारिवारिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। परिवार में किस तरह का वातावरण हमें मिलता है उन सब के ऊपर ही हम कितना स्वतंत्र भाव अपना रख पाते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट जिसको हम कह सकते हैं। आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और स्वावलंबन, अगेन इंडिपेंडेंस की बात हो गई, सेल्फ डिपेंडेंट रादर देन इंडिपेंडेंट, कि भाई अपना काम स्वयं करेंगे, स्वावलंबी बनेंगे। और विनयन के लक्षण जो है वो परावलंबन यानी कि डिपेंडेंस के लक्षण होते हैं, जिसमें ओहो वो मेरी मदद करेगा तो माँ कोई काम करवाएगी तो, या पिताजी मदद नहीं करेंगे जब तक काम नहीं होंगे, पापा नहीं समझाएंगे जब तक पढ़ नहीं सकते। तो ये जो डिपेंडेंस है इसमें अनुकरण, संपर्क इत्यादि ये सब बातें इसमें आती है। तो या तो व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है या डिपेंडेंट होता है। तो हमेशा स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये पर ईमानदारी के कुछ विशेष गुण हैं। और अब हम बात करते हैं विभिन्न परिस्थितियों, वो विभिन्न स्टेजेस में, अलग अलग स्टेजेस में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है कि व्यक्तित्व का विकास जो है वो वैसे तो जन्म से पूर्व की जो इन्फेंसी प्रीनेटल स्टेज जो होती है, गर्भावस्था, उसमें ही प्रारंभ हो जाता है। माता के पेट में पलने वाले शिशु के ऊपर जितने वातावरणीय कारक है वो सब प्रभावित करते हैं। माता का व्यवहार, माता का खान पान,
माता का उठना बैठना, कितना रेस्ट कर रही है, कितनी एक्सरसाइज कर रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों का माँ के जो व्यवहार है, उन सभी बातों का माँ को जो वातावरण मिल रहा है उसका प्रभाव उसके गर्भ में पलने वाले शिशु पर पड़ता है। फिर 18 वर्ष से कम की अगर माँ है या 35 वर्ष से अगर अधिक की अगर माँ है, पहली बार फर्स्ट जो बच्चा होता है वो अगर या तो 18 वर्ष से कम है तो भी माँ का शरीर अभी परिपक्व नहीं है, और अगर 35 वर्ष से बड़ी है माँ और अब उसको पहला बच्चा हो रहा है या उसके गर्भ में पहला बच्चा पल रहा है, तो भी उसको माता को दिक्कतें आती है। माता का शरीर अब जो उसकी मसल्स है वो हार्ड हो जाती हैं, अब उनमें वो सॉफ्टनेस नहीं रहती, तो ऐसे में गर्भ में पलने वाले शिशु को बहुत परेशानियां होती हैं और उसके कारण से उसको कोई ना कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है जो कि आगे उसको कोई परमानेंट लॉस भी दे सकती है और उसका प्रभाव उसको सारी ज़िंदगी उठाना पड़ता है, जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसी तरह से कई बार प्रसव पीड़ा के समय में भी, यानी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उस समय में भी कंजेनाइटल कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर जैसे फॉर्सेप डिलीवरी है या लेबर पेन्स ज़्यादा हैं और ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा अगर बच्चे को जन्म देने के लिए, तो उन सब के कारण से भी बच्चे के दिमाग पर या किसी भी शरीर के किसी भी अंग पर विशेष प्रभाव उसका पड़ सकता है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेबीहुड, यानी कि इन्फेंसी या बेबीहुड की जो 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है, बचपन अवस्था। इसमें शिशु का विकास क्योंकि बहुत तेज़ी से होता है और सभी तरह के शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक सारे ही विकास, भाषा इत्यादि सारे विकास इस अवस्था में होते हैं। जहाँ पैदा हुआ बच्चा पलंग पर बिल्कुल पड़ा हुआ है, अभी वो अपने आप हिलडुल भी नहीं सकता, न भोजन मांग सकता है, न यूरिनेशन पर अपने कपड़े स्वयं बदल सकता है। उस स्थिति से 2 साल का बच्चा इन 24 महीनों में या 2 वर्ष के अंदर, जो बिल्कुल बेड रिडन बच्चा था, वो 2 वर्ष का होते होते चलने, दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने, खाने पीने, बोलने, सब काम करने लग जाता है। इसका मतलब इन 2 वर्षों में उसका जो सभी तरह का सर्वांगीण विकास है वो बहुत तेज़ी से होता है और यही वो वक्त है जहाँ बच्चे में उसके व्यक्तित्व के गुण की नींव पड़ती है, उनका बीज पड़ जाता है। बचपन में बालक का के विभिन्न अंग जिस ढंग से तेज़ी से बढ़ते हैं उसके कारण से उसमें परिपक्वता बहुत तेज़ी से आती है और उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर नज़र आता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं बाल्यावस्था की, जो कि 3 वर्ष या 2 वर्ष से लेकर के लगभग 12 वर्ष तक की चलती है। इसमें पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इसमें 2 तरह के हम उसको क्लासिफिकेशन उसको करते हैं। जो पूर्व बाल्यावस्था है, यानी कि 6 वर्ष तक की जो अवस्था है, 2 से 6 वर्ष तक की, उसमें बच्चा जो कुछ उसने पहले सीखा है 2 साल तक, अब यहाँ उसमें स्थिरता आती है, उसमें और ये कहना चाहिए कि ज़्यादा विकास होता है। इस समय में भाषा वहाँ सीखना प्रारंभ हो गया, बोलना वहाँ प्रारंभ हो गया, अब उसकी मैक्सिमम वोकेबलरी इस समय बढ़ती है और सिंपल वर्ड्स से लेकर के कठिन से कठिन सेंटेंसेस की फ्रेमिंग तक भी इस समय में होने लग जाती है। इसी तरह से बातों को कहना, अपनी बात को कहना, समझना, दिमाग का उपयोग करना, शारीरिक गतिविधियाँ, ये सब इस समय में अपने चरम पर होती हैं। और फिर बात आती है उत्तर बाल्यावस्था की। ये जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसमें नींव जो है वो अब मजबूत हो जाती है। तो जो भी अच्छी आदतें हम बच्चों में डालना चाहते हैं वो इस अवस्था में उनको सिखाई जानी चाहिए, चाहे वो टॉयलेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो ईमानदारी का गुण हो, या सही समय पर सही बात कहने का गुण हो, इत्यादि जो कुछ भी अच्छी आदतें, अच्छे गुण हम बच्चों में डालना चाहते हैं, ये वो वक्त होता है जब माता पिता को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और बच्चों में उन गुणों का विकास किया जाना चाहिए। और फिर बात आती है उत्तर बाल्यावस्था की, जिसमें बच्चों में सामाजिकता सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम इनको इन जनरल बात करें तो पूरी बाल्यावस्था में जो कुछ विशेष लक्षण
जो विकसित हो सकते हैं उनमें स्वतंत्रता का अपना रोल है, क्योंकि बच्चा अब सब काम पूर्णतया अपने आप करने लग जाता, तो एक इंडिपेंडेंसी आ जाती है। प्रेम और स्नेह, जिज्ञासा की संतुष्टि, ये भी कुछ ऐसे कार्य हैं। क्यूरियोसिटी, इस क्यूरियोसिटी के कारण ही बच्चा सब चीज़ें सीखता है। प्रॉपर उसको अगर प्यार मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, तो उसमें जो है अच्छे गुणों का उसमें विकास होता है। और फिर तादात्म्यकरण या भले बुरे की भावना कि वो आइडेंटिफाई करता है और उसके परिणाम, कंसिक्वेंसेस कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो सब सीखना इस उम्र में संभव हो पाता है। स्कूल एज में ये सब चीज़ें बच्चा सीख पाता है। इसी समय में वो अपने दोस्तों के साथ में भी, पीयर ग्रुप में भी, क्योंकि इस समय उसकी गतिविधियाँ, गैंग एज भी इसी अवस्था में निकल रही है, तो वो अपने गैंग के साथ में, अपने साथियों के साथ में भी तादात्म्य बिठाता है, उनके साथ में भी। तो इसी कारण से उन्हीं से वो अब, अभी तक खाली माता पिता से सीखता था जहाँ 6 वर्ष तक, वहाँ अब धीरे धीरे वो अपने उसके स्कूल के साथी, अपने मोहल्ले, कॉलोनी, बस्ती के साथी, उन सब के साथ में भी अब उसका उठना बैठना होता है, और उन सब के व्यवहार का, उन सब की गतिविधियों का प्रभाव भी अब उस पर पड़ता है, और वो सब का मिला जुला जो असर है वो उसके व्यक्तित्व पर देखने को मिलता है। और फिर बात आती है किशोरावस्था की, कि किशोरावस्था तो एक बार फिर से किशोरावस्था में, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर भी फिर से शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, यहाँ तक कि रोल कन्फ्यूजन भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो इस समय में भी बच्चे की अब यहाँ पर जो एक एक्सटर्नल अपीयरेंस की जो हम बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस की, वो यहाँ अब पूर्ण चरम पर आ जाती है। कि अभी तक जो बच्चे थे, लड़का और लड़की में कोई आसानी से फ़र्क नज़र नहीं आता था, अब जा कर के, क्योंकि उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो सब विकसित हो गए। स्त्रियों में ब्रेस्ट ग्रोथ का होना, आवाज़ मुलायम हो जाना, फैट कंटेंट बढ़ जाना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, इंटरनली यूट्रस, ओवरीज वगैरह सबकी फंक्शनिंग वगैरह, तो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो उनको एक स्त्रीत्व के गुणों का उनमें पूर्ण विकास करते हैं। इसी तरह से लड़कों में पौरुषत्व के गुण उनमें आते हैं, दाढ़ी मूँछों का उगना, आवाज़ मोटी हो जाना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ, उनके भी इंटरनल ऑर्गन्स का विकसित होना इत्यादि। तो ये मसल, उनका मसल कंटेंट बढ़ना, तो ये सब ऐसे गुण होते हैं जो अब एक लड़की और लड़के को शारीरिक रूप से भी दो अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग आइडेंटिटी के रूप में खड़ा कर देते हैं। तो अब लड़का और लड़की का डिफरेंस आसानी से वो स्वयं भी महसूस कर सकते हैं और दुनिया भी महसूस कर सकती है। तो इस कारण से उनके सोशल रोल भी बदल जाते हैं, एक्सपेक्टेशंस बदल जाती हैं, घर वालों की, समाज की, सबकी जो चेंजेस हो जाते हैं। प्लस सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के कारण से अपोजिट सेक्स के लिए भी एक अट्रैक्शन या एक आकर्षण इस समय में देखने को मिलता है। इस कारण से उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और इंडिपेंडेंसी और कॉपी करने की प्रवृत्ति, क्योंकि आइडियल बन जाते हैं कि फलाना हीरो या फलानी हीरोइन या कोई भी राजनेता या कोई प्लेयर या कोई भी वो व्यक्तित्व जिन्होंने दुनिया में, समाज में नाम कमाया होता है, वो अब उनके आइडियल हो जाते हैं और वो उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण उनके अनुरूप करना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह की ये कुछ बातें हमने देखी हैं। मेरा ख्याल है कि इन सब के साथ में आज हमारा व्यक्तित्व विकास का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम किसी नए चैप्टर के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।